Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So, क्या डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए थे हमने। देन हमने फ्रेंडली और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों के बारे में देखा था। अब हमने देखा था कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम अपना जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो एक मेथड हमने पढ़ी थी जो कि थी पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में क्या था कि सबसे पहले मिल्क को हीट किया जा रहा था, देन नेक्स्ट ही स्टेप में उसे कूल कर दिया जा रहा था। इससे जो बैक्टीरिया थे वो ख़त्म हो रहे थे मिल्क के, और वो जो मिल्क है वो सेव बच गया, पेस्चराइज हो गया। देन अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलिंग के बारे में। तो आपको पता ही है कि अगर आपके घर पे भी खाना बचा है तो वो कहाँ जाता है? रेफ्रिजरेटर में जाता है पहले। क्यों? क्योंकि उसे नेक्स्ट डे के लिए आपको सेव्ड रखना है। तो कूलिंग और कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे फूड को रखने की वजह से क्या होता है, उसमें जो माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो कूलिंग करना, जो रेफ्रिजरेटर में रखना खाना, ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना हो। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, बैक्टीरिया फंगाई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा, तो हमारा फूड भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हमारे खाने को किस टेम्परेचर पे रखता है? 5 डिग्री सेल्सियस पे रखता है। बट जो डीप फ्रीजर रहता है जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आइस जमता है, तो वो -18 डिग्री सेल्सियस तक हमारे खाने को ठंडा रख सकता है। दस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रिवेंटेड, तो बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं हो पाता है। नाउ ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हमने पहले भी सुन रखा है। हमने कब सुन रखा है? डिहाइड्रेशन, जहाँ पे पानी की कमी होती है उसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मतलब सूखना या कम पानी करना। तो ड्राइंग और रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम फूड इज़ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। जैसे कि अगर कोई चीज़ को प्रिजर्व करना है तो उसमें से वाटर को बाहर निकाल देना, उसमें से मॉइस्चर निकाल देना, या उस चीज़ को सुखा देना, ड्राई कर देना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फूड जो होता है हमारा सेव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्राई चीज़ों पे ग्रो नहीं हो पाते, सूखी चीज़ों पे ग्रो नहीं हो पाते। तो सीरियल्स, पल्सेस एंड सम ड्राई फ्रूट्स जैसे कॉर्न, जीरा, ये सारी चीज़ें भी ड्राई करके हम अपने घर पे रखते। तो अगर वो ड्राइड है, आप पॉपकॉर्न बनाने के लिए जो कॉर्न लाते हो वो कॉर्न कैसा होता है? बिल्कुल ड्राइड होता है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग टू पॉपकॉर्न, उसमें प्रिजर्व किया जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। बट जो दूसरे आप नॉर्मली पॉपकॉर्न के लिए जो कॉर्न लाते हो, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। तो वो सेव्ड रहते हैं। अगर आप उसे आपके घर में भी डिब्बे में भर के रखोगे तो वो सेव्ड रहेंगे। एंड बट जो नॉर्मली अभी जो कॉर्न आ रहे हैं इस सीज़न में, अगर आप उसको यूँ ही रख दो तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और वो भुट्टे जो है, वो कॉर्न जो है वो ख़राब हो जाएंगे। एंड ऐसे ही सारी दाल जो आपके घर पे होती है वो सारी ड्राई की हुई होती है, इसीलिए वो सेव्ड रहती है। ड्राई फ्रूट्स और ऐसे ही ड्राइड पल्सेस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये ड्राई की हुई होती है, इसलिए ये सेव्ड रह जाती है। चिप्स और ये सारी चीज़ें, जो चिप्स, फ्राइम्स, ये सारी चीज़ें भी ड्राइड फॉर्म में होती है, ठीक है, इसलिए इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लग पाते इजीली। नाउ नेक्स्ट वन इज कैनिंग। कैनिंग करना। अब कैनिंग इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच फूड कंटेंट्स आर प्रोसेस्ड एंड सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को प्रोसेस करना मीन्स उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना। मान लो कि उसे या तो गर्म किया या उसमें कोई भी प्रोसेस की जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे निकल जाए, उसे क्या किया जाता है? एक सील्ड पैक कंटेनर के अंदर भर दिया जाता है। अब उसको कैन कर दिया,
नाउ उसे सील पैक करने, उसे एक सील्ड कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में भरने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं लग पाते और वो थोड़े दिन तक सेव्ड रह जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जो मार्केट्स में कैन फूड आता है, जैसे स्लाइस्ड कैरेट, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बेबी कॉर्न, ये सारी चीज़ें हम अपने घर पे यूज़ करते हैं। अगर नहीं भी करते, हमने देखा होगा कि मार्केट में जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे कैंड फूड रहता है, ठीक है, जो पूरी तरह से एयर टाइट कंटेनर में पैक्ड होते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर है, इसीलिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाएंगे और वो फूड सेव्ड रहेगा। नाउ केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। केमिकल मेथड्स में क्या क्या है? सम केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कुछ केमिकल्स है, उन केमिकल्स को क्या कहा जाता है? प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। हम जो पैक्ड चिप्स खाते हैं या पैक्ड हम कोई भी चीज़ें बाहर से ला के खाते हैं, उसमें एडिड प्रिजर्वेटिव्स होते ही है। आप देख सकते हो, आप कोई भी चीज़ लाओगे मार्केट से, ठीक है, जो पैक्ड होगी, तो उसके पीछे आप देखोगे एक लेबल होगा। उस लेबल में एक कॉलम होगा प्रिजर्वेटिव का और उसमें लिखा होगा कि कितना प्रिजर्वेटिव उसमें यूज़ किया गया है। नाउ सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दोनों चीज़ें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ की जाती, केमिकल प्रिजर्वेटिव ही है, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिससे कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाता है। नाउ दे आर यूज्ड इन जैम, सॉस एंड स्क्वैशेस। जैम्स, सॉसेज एंड स्क्वैशेस में ये चीज़ मोस्टली यूज़ की जाती है। नाउ सम कॉमन केमिकल्स सच एज सॉल्ट, ऑयल एंड विनेगर आर यूज टू प्रिजर्व फूड। सॉल्ट, ऑयल, विनेगर, ये सारी चीज़ें पिकल्स वगैरह, आचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ की जाती है। नाउ सॉल्ट इज़ यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश, पिकल्स एंड चिप्स। सॉल्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? फिश, पिकल्स, आचार, चिप्स, इनको बचाने के लिए। और सॉल्ट कैसे यूज़ किया जाता है? लेट्स सी। जो माइक्रोब्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सॉल्टेड फूड पे अपना जो मॉइस्चर है वो लूज कर देते, ख़त्म कर देते बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, ऑस्मोसिस में क्या होता है? सेल के अंदर से वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। दस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज इनहेबिटेड, इसीलिए उस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। शुगर क्या करता है? शुगर जो है वो फूड का मॉइस्चर कंटेंट, जो उसमें मॉइस्चर है, नमी है, उसे रोक देता है, ठीक है, लॉक कर देता है। उसकी वजह से उस पर माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते। तो शुगर किस में यूज़ किया जाता है? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस, ठीक है, जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस, फ्रूट का जो स्क्वैश होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। नाउ द यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पिकल्स। ऑयल और विनेगर आपने देखा होगा कि जब आपके घर पे आचार बनता है तो उसमें भी विनेगर डलता है, ऑयल डलता है। तो इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से भी जो माइक्रोब्स होते हैं उस पर ग्रो नहीं हो पाते हैं। और ये मोस्टली यही मेथड यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको याद होगा कि मैंने जो यूज़फुल बैक्टीरियाज थे, ठीक है, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज थे, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, फ्रेंडली माइक्रोब्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करता है बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्स करता है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। देन हमने उसमें पढ़ा था कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आगे रीड करेंगे। सो अर्लियर वी हैव स्टडीज अबाउट बैक्टीरियम, राइजोबियम। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेन काम जो होता है वो कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। नाउ आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है? ये जो लेजुमिनियस प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो प्लांट्स की जो रूट्स है वहाँ पे सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन को लेके और प्लांट्स तक पहुँचाता है। नाउ इनका प्लांट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मान लो कि आप और आपके फ्रेंड दोनों मिलके स्टडी कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म
डिराइव बेनिफिट। यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपके डाउट्स है आपका फ्रेंड क्लियर करेगा और जो आपके फ्रेंड के डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप कैसा हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, प्लांट का जो फ्रेंड है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया अपने फ्रेंड की कैसे हेल्प कर रहा है, वो नाइट्रोजन को चेंज करके और प्लांट्स को पहुंचा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का फॉर्म चेंज करके और प्लांट तक पहुंचाने का काम कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया। नाउ some other kinds of bacteria also help in fixing nitrogen। कुछ और बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। समटाइम्स थ्रू लाइटनिंग, आपने देखा होगा जब बिजली आती है, बिजली कड़कती है, तब क्या होता है, तब भी नाइट्रोजन जो होती है वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर आ जाती है, ठीक है। विथ वाटर, पानी के साथ बारिश होती है, तो बारिश में जो नाइट्रोजन मिक्स हुई वो डायरेक्टली सॉइल में आ जाएगी और वो सॉइल से डायरेक्ट रूट्स के थ्रू प्लांट के अंदर नाइट्रोजन आ जाएगी। नाउ आफ्टर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इट कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड सब्सिक्वेंटली बाय द एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि मान लो कि जो नाइट्रोजन थी, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी वो राइजोबियम बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करके और प्लांट्स को दे दी, रूट्स को दी, रूट्स ने प्लांट्स को दी। और आपको पता है प्लांट्स कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल के थ्रू वो एनिमल बॉडी में आ गई। नाउ दस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, और लेटर क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं उनसे फिर से एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन रिटर्न हो जाती है और फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन साइकिल। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाइट्रोजन साइकिल in the following video. Now we all know that nitrogen is an essential component for all living beings। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि सच एज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड विटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमें नाइट्रोजन से मिलती है। बट नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में तो काफ़ी अच्छा है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में नाइट्रोजन है, बट उसे यूटिलाइज करना, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स और एनिमल्स, और वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो पाती, इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। अब नाइट्रोजन साइकिल कैसे होती है, लेट्स सी। जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली तो नहीं ले सकते, या कोई भी प्लांट्स डायरेक्टली तो उसका यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उसे नाइट्रोजस कंपाउंड्स में चेंज करना ज़रूरी है। अब जो नाइट्रोजस कंपाउंड में जब ये चेंज हो रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लेट्स सी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, रूट्स एब्जॉर्ब करेगी। कैसे जाएगी वो रूट्स में, सॉइल के थ्रू। अब रूट्स के अंदर क्या है, रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसे चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है, उसे अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। देन वो क्या करेगा, रूट्स तक पहुंचाएगा वो अमोनिया। सी हियर इट बिकम्स अमोनिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ने अपना काम कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होगा, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई होते हैं, देयर रिमेन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स। नाउ वो अमोनिया जो फर्दर है वो नाइट्रेट्स बन जाएगा एंड देन नाइट्रेट बनेगा। सो इट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नाउ ammonia thus formed is converted to nitrates and then nitrates by the action of bacteria. This process is called nitrification. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन। नाउ ये अमोनिया जो होता है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन दिस साइकिल इज
रिपीटेड, और ये साइकिल जो है वो रिपीट होने लग जाती है। अब आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो होती है वो डायरेक्टली भी मिक्स हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली आती है, तब वो डायरेक्टली वाटर नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन कंपोनेंट्स में भी करके और डायरेक्टली सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉइल से वो रूट्स में चला जाता है। अब प्लांट्स टेक दिस नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल, जो नाइट्रेट्स होती है वो डायरेक्टली सॉइल से प्लांट्स में चली जाती है। देन certain denitrifying bacteria convert this nitrate from nitrogen into gaseous form, ये gaseous form में convert कर देता है, which goes back into the atmosphere, और वो फिर से atmosphere में चला जाता है। This is called denitrification. So now you can see the plants use this nitrate to make proteins, plants अपना proteins बनाएंगे। Then what will happen? It will be eaten by animals, उसे animals consume करेंगे और animals को उससे प्रोटीन मिलेगा। Then dead animals and animals excreta, वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स होने लगते हैं, और एटमॉस्फेयर से मिक्स होके और आपको पता है फिर से वो सॉइल में एब्जॉर्ब होने लगेगा, एंड ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो चलती रहेगी। यू कैन सी दिस डायग्राम इन योर बुक ऑल्सो। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट्स सी, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ उसका, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स हुए होके और वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, देन अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स ने उसे ले लिया, देन अपटेक बाय एनिमल्स, उसे प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया और वो एनिमल्स में आ गया नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन असिमिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड एनिमल प्रोटीन्स, ठीक है, प्लांट प्रोटीन्स बना और प्लांट प्रोटीन्स को एनिमल ने खाया तो एनिमल प्रोटीन्स बना। देन अमोनिफिकेशन हुआ, कैसे हुआ अमोनिफिकेशन, जो डिकम्पोज वाले जो बैक्टीरिया आते हैं उन्होंने जो डेड रिमेन्स और जो एक्सक्रीटा होता है प्लांट का, ठीक है, वहाँ से वो अमोनिफिकेशन हुए जो सॉइल के साथ में सो रहे थे। देन नाइट्रिफिकेशन, फिर से वो चेंज हुआ नाइट्रोजन में, देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर से वो सॉइल में गया, देन डेंट्रिफिकेशन हुआ, जो अगेन फिर से वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज होने लगा, गैसियस फॉर्म में आ गया, तो फिर से जब गैसियस फॉर्म में आया तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया, डेंट्रिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपडेट क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स अपडेट होंगे आपके और सारी बुक एक्टिविटीज़ अपडेट होगी। और उसके पहले आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आपको पूरा चैप्टर थोरोली अच्छे से रीड करना है, और कोई डाउट्स आते हैं तो आपको अपडेट करना है कि हमें ये डाउट है और ये टॉपिक पर्टिकुलरली समझ में नहीं आया है, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट अगेन, ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।